आज का जो टॉपिक है पहला, वो है जाइंट स्ट्रक्चर्स का। आज की क्लास के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम जो है जाइंट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं और इसकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। एग्जाम ओरिएंटेड वर्जन करेंगे इसका। और उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो अच्छा, एक और बात इसके बाद, एक और मुझे बताना जाइंट स्ट्रक्चर के बाद सर आपने कहा था कि एक बात और बतानी है, तो वो एक छोटी सी बात है। वो इन जनरल कोई टॉपिक तो नहीं है, बस वो बात कहीं भी अप्लाई हो सकती है, हो सकता है आपको पता भी हो, बहुत सारे बच्चों को शायद पहले भी बता चुका हूं मैं। तो इसलिए जाइंट स्ट्रक्चर पूरा करने से पहले, पास पेपर शुरू करने से पहले एक और एडिशनल बात भी बताएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह पास पेपर के क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर के दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, बॉन्डिंग के दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि हमें बखूबी अंदाजा हो जाए कि भाई पास पेपर के क्वेश्चन हमसे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से फिर कल की क्लास में, कल के सेशन में, आने वाले कल की बात कर रहा हूं, हम एनर्जी फ्रॉम केमिकल करेंगे। वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक ही सेशन में पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हेबर्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। अच्छा, हो सकता है कि मैं इनमें से किसी एक टॉपिक का, जैसे हेबर्स और कॉन्टैक्ट प्रोसेस बिल्कुल ही सीधा सीधा है, तो हेबर प्रोसेस का हो सकता है कि मैं आज आपको लेक्चर भेज दूं, अपना ही लेक्चर, आपके ग्रुप का ही किसी ग्रुप का तफसीली। तो अगर हेबर्स प्रोसेस का लेक्चर भेज दिया तो हेबर प्रोसेस फिर आप लेक्चर से सुन लीजिएगा, या यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में करा दूंगा ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम संडे से पहले पहले अपने इस सेक्शन को वाइंड अप कर लें और आपकी तैयारी एक बार फिर स्टेप अप हो जाए। और फिर इंशाल्लाह हम लोग अल्टीमेटली जो ईयरली पास पेपर्स हैं उनकी तरफ मूव कर सकें। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि टुवर्ड्स द एंड हम ईयरली भी कर लेंगे, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए कि भाई ईयरली। और लेकिन ईयरली करने के लिए जरूरी था कि पहले टॉपिक पक्के हो जाएं, तो टॉपिक्स का पक्का होना जरूरी है। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरे पास लेट ज्वाइन किया है, पर्टिकुलरली इन रिविजन सेशंस में ज्वाइन किया है, तो जाहिर है उन्होंने पीरियोडिक टेबल से लेकर एसिड बेस एंड सॉल्ट तक का पार्ट मेरे साथ नहीं पढ़ा है। अब जब वो पार्ट नहीं पढ़ा है, इसका मतलब है कि वो, अगर उसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है ऑलमोस्ट सारा ही। एसिड बेस भी पूरा मौजूद है, इलेक्ट्रोलिसिस भी पूरा मौजूद है, और क्या नाम है इसका, अल्लाह भला करे, और कौन सा उसमें, मेटल्स एंड रिएक्टिविटी भी पूरा मौजूद है। ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल शायद उसमें नहीं है, तो वो भी मैं डलवा दूंगा। तो यू कैन रेफर टू दोज लेक्चर्स अगर आपने कवर करना है, क्योंकि वो हमने रिसेंटली खत्म किया, तो वो रिविजन में हम नहीं लेके आएंगे, हम डायरेक्टली ईयरली पास पेपर्स पर चले जाएंगे। जाइंट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक बहरहाल अब शुरू कर रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो बेटा, जाइंट स्ट्रक्चर जब मैंने ऑर्गेनिक में मैक्रो मॉलिक्यूल का टॉपिक पढ़ाया था, तो याद कीजिएगा वहां पर भी मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया था। जब आप, अगर आपको गौर से देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जाइंट स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? बड़े स्ट्रक्चर। आपको ये समझना पड़ेगा कि जाइंट स्ट्रक्चर कोई अलग से बला का नाम नहीं है, बल्कि जाइंट स्ट्रक्चर सिंपली हम कहते हैं बड़े स्ट्रक्चर्स को। तो जो कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा होता है, लार्ज स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं, उन्हें हम जाइंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो जाइंट स्ट्रक्चर्स का सिंपल सिंपल मतलब क्या है? लार्ज स्ट्रक्चर्स, लार्ज कंपाउंड्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स। अब जब हम जाइंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो हम उन्हें डिवाइड कर लेते हैं दो कैटेगरीज में। ये डिवीजन मैं मैक्रो मॉलिक्यूल में बता चुका हूं, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ाते हुए भी अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल वही है जो कि ऑर्गेनिक में है। ऐसा नहीं है। हर वो स्ट्रक्चर जो बड़ा है उसे हम मैक्रो कह सकते हैं, जाइंट स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जाइंट स्ट्रक्चर के डिवीजन में हमने क्या कहा था? नंबर वन आ जाता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? यहां पर मैंने मैक्रो मॉलिक्यूल में बताया था, पहले भी बताया था जब ये टॉपिक पढ़ाया था, कि बेटा तमाम आयोनिक कंपाउंड्स हैव जाइंट स्ट्रक्चर। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स हैव जाइंट स्ट्रक्चर। तमाम आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जाइंट होता है, बड़ा होता है, बिकॉज ऑल लार्ज नंबर ऑफ आइंस आर पैक्ड टुगेदर। बहुत सारे आइंस आपस में पैक्ड हो जाते हैं और पैक होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर हम बड़े स्ट्रक्चर्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो एक इसमें आयोनिक कंपाउंड यानी आयोनिक लैटिसेस बनते हैं। एग्जैक्टली अगर नाम बताऊं इसका मैं, तो एक को हम कहते हैं जाइंट आयोनिक लैटिस, जो बेसिकली आयोनिक कंपाउंड्स हैं, और दूसरों को हम कहते हैं जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, याद रखिए, जाइंट का वर्ड एक जनरल वर्ड है, जो भी स्ट्रक्चर बड़ा होगा उसके साथ हम वर्ड ले लेंगे जाइंट का। अब जब जाइंट का वर्ड पढ़ा जाता है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में, एक मिनट बेटा मेरी बात कंप्लीट होने के वेट किया करो प्लीज। जब जाइंट का वर्ड बोला जाता है, तो यूजुअली इस चैप्टर में आयोनिक लैटिस को जाइंट के टॉपिक में डिस्कस नहीं किया हुआ है। बुक में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कोवेलेंट लैटिस स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि सिर्फ कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स ही जाइंट होते हैं, या मैक्रो मॉलिक्यूल जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है वो समझते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक के मैक्रो मॉलिक्यूल्स ही जाइंट होते हैं। इसलिए मैं जब भी मैक्रो पढ़ाता हूं या जाइंट स्ट्रक्चर पढ़ाता हूं, ये फ्लो चार्ट हमेशा बताता हूं कि हमारे सिलेबस में जो स्ट्रक्चर्स, बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जाइंट आयोनिक लैटिसेस, जाइंट आयोनिक लैटिस में क्या लिखेंगे? एक ही जुमला लिखेंगे, क्या? ऑल आयोनिक कंपाउंड्स, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स हैव जाइंट आयोनिक
लैटिसेस। क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी आयोनिक कंपाउंड आप रैंडमली उठा लें, और आयोनिक हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। आयोनिक कंपाउंड इज अ कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले लें, मसलन NaCl का स्ट्रक्चर क्या जॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। MgCl2 का स्ट्रक्चर क्या जॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। Al2O3 का स्ट्रक्चर क्या जॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? आयोनिक कंपाउंड है, मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड। लेड ऑक्साइड क्या जॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड है। FeCl3 जॉइंट होगा? बिल्कुल होगा। है जी। Na2O जॉइंट होगा? बिल्कुल। एनी स्ट्रक्चर, एनी आयोनिक कंपाउंड इज, यानी एवरी आयोनिक कंपाउंड हैज अ जॉइंट स्ट्रक्चर। हर आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर लैटिस जो है वो जॉइंट होता है, बड़ा होता है। ये विदाउट एनी एक्सेप्शन आपको याद रखना है। क्योंकि ये अलग से डिस्कस नहीं हो रहा होता कहीं पर, इसलिए एमसीक्यू में एग्जामिनर को ये पता है कि एक बड़ी तादाद बच्चों की ऐसी होगी जिनको, गधों को पता नहीं होगा कि आयोनिक कंपाउंड भी लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं, जाइंट लैटिसेस होते हैं। तो ऑल आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड का कैसे पता चलता है हम कल तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप देखेंगे कि कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बना हुआ है तो बस वो आयोनिक कंपाउंड है, और अगर वो आयोनिक कंपाउंड है तो इसका स्ट्रक्चर जाइंट होगा। और मेटल नॉन मेटल का कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया बताया था मैंने कि जो ग्रुप 1, 2 और 3 है उसमें पीरियोडिक टेबल के अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन की और एलिमेंट ग्रुप 1 2 3 का आ रहा है तो ये मेटल हो गया, और ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 7 तक का आ रहा है तो ये नॉन मेटल हो गया। तो अगर बॉन्ड इनके दरमियान बना है, यानी ग्रुप 1 2 3 वाले एलिमेंट का बॉन्ड बना है ग्रुप 4 5 6 7 वाले एलिमेंट के साथ, तो ये बॉन्ड जो है वो आयोनिक बॉन्ड होगा। और ऑल आयोनिक स्ट्रक्चर्स आर जॉइंट। तमाम आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, सिग्निफिकेंट होता है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बड़ा होगा ना, बड़ा होने का क्या मतलब है, उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे। जब कोई स्ट्रक्चर बड़ा हो गया तो उसका मतलब क्या है, उसमें बेतहाशा बॉन्ड्स हैं, और जब बेतहाशा बॉन्ड्स हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो याद रखिए, जब भी कोई स्ट्रक्चर लाइबा, मुनीजा, मायरा जॉइंट हो जाता है तो एक प्रॉपर्टी उसमें एसोसिएट हो जाती है कि उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतने ज्यादा बॉन्ड्स हैं कि जिनको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और यही आप देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो बहरहाल खुलासा ये कि जब जाइंट स्ट्रक्चर्स, हम बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बॉन्डिंग वाइज हम उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक जाइंट आयोनिक लैटिस, एक जाइंट कोवेलेंट। जाइंट आयोनिक लैटिस का मतलब क्या है? वो आयोनिक कंपाउंड्स जो बड़े हैं उनको हम जाइंट आयोनिक लैटिसेस कहते हैं, एंड ऑल आयोनिक कंपाउंड्स हैव दीज जाइंट आयोनिक लैटिसेस। However, there is another category जिसको हम जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। जाइंट कोवेलेंट, और जाइंट कोवेलेंट के अंदर मेरे बच्चों हमारे पास जो लिस्ट आ जाती है उसमें आ जाते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें आप डायमंड ग्रेफाइट पढ़ते हैं। इसी तरह फिर सिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एंड लास्टली मैक्रोमोलिक्यूल जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ ली है। अगर आप अपने सिलेबस के जाइंट स्ट्रक्चर्स को समझना चाहें तो बेटा वो ये हैं, या तो आयोनिक कैटेगरी में फॉल करते हैं या कोवेलेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। कोवेलेंट कैटेगरी में ये वाले स्ट्रक्चर्स जाइंट हैं। इनके अलावा मसलन अगर आ गया आयोडीन, तो आयोडीन क्या इस कैटेगरी में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जाइंट नहीं होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, छोटा स्ट्रक्चर होगा। मैं कहूं Br2 क्या ये जाइंट है? नहीं होगा। मैं कहूं HCl क्या ये जाइंट है? नहीं होगा। मैं कहूं HF क्या ये जाइंट है? नहीं होगा। जो कोवेलेंट स्ट्रक्चर इनमें फॉल करते हैं वो जाइंट स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। ठीक है। और अगर कोई स्ट्रक्चर जाइंट नहीं है, इसका मतलब है वो सिंपल है। जाइंट स्ट्रक्चर होता है या सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है? जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर या सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर। तो खुलासा ये हुआ यहां तक की बात का कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं जाइंट स्ट्रक्चर्स यानी बड़े स्ट्रक्चर्स की। बॉन्डिंग के हिसाब से उसमें आयोनिक लैटिस अलग है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स अलग है। कोवेलेंट स्ट्रक्चर में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें डायमंड ग्रेफाइट हम पढ़ने वाले हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और मैक्रोमोलिक्यूल्स आ जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल वो हैं जो ऑर्गेनिक में हम पढ़कर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़े थे। ये डिवीजन मैंने मैक्रोमोलिक्यूल के लेक्चर में भी बताई थी, ताकि आपको वहां पर भी दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं कि ये जहन में रहे कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक वाले स्ट्रक्चर्स मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अल्लाह भला करे डायमंड और ग्रेफाइट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, बल्कि आयोनिक कंपाउंड भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये वाले कंपाउंड भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और जो ऑर्गेनिक में पढ़े थे वो भी बड़े स्ट्रक्चर थे, वो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। हाँ, इनके अलावा अगर कोई आ गया तो आपके सिलेबस में जैसे भी मैंने लिख के दिखाया कि अगर इनके अलावा आयोडीन बहुत ज्यादा आया हुआ है, आयोडीन का स्ट्रक्चर या ब्रोमीन का स्ट्रक्चर या HCl का या HBr का, तो चूंकि ये इनमें से ना ये आयोनिक है,
ये कोवेलेंट है, और कोवेलेंट है तो ना ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में आ रहे हैं, ना सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में आ रहे हैं, ना ऑर्गेनिक के मैक्रोमोलिक्यूल में आ रहे हैं। इसका मतलब है दीज कैन नॉट बी रिगार्डेड एज जाइंट स्ट्रक्चर, रादर दे आर कॉल्ड सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स, सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। क्या मेरी बात यहां तक सबको क्लियर है? मैं आगे बढ़ने लगा हूं, ये डिवीजन क्लियर है? जी ठीक है, तो मेरा बच्चा जाइंट आयोनिक लैटिस हमने नहीं पढ़ना, वहां कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, तमाम आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। कल हमने प्रॉपर्टीज में बात की थी कि आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो रेगुलरली अरेंज हुए होते हैं ज्योमेट्रिकल शेप में, तो इनका तो लैटिस जो है वो जबरदस्त किस्म का होता है। हमने बात करनी, आज का जो सेशन रखा गया है उसके पहले हिस्से में हमने बात करनी है बेटा इन दो चीजों की, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, और उसके बाद इसमें बात करनी है सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। ये आज का हमारा थ्योरेटिकल लर्निंग का टॉपिक है, और उसके बाद हम पास पेपर्स करेंगे। ठीक है, ये थ्योरी में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है, बहुत आसान है, बेइंतहा आसान है। इसमें ज्यादातर थ्योरी में रीजन आते हैं, प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद रीजन, बहुत कॉमन रटे रटाए रीजन है, 50 दफा आ चुके हैं और फिर भी बच्चों से नहीं होते, ये बहुत ताज्जुब की बात है। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, विच इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। पहले एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन से हमें पता होना चाहिए, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन शुरू करने से पहले, कि एलोट्रोप का क्या मतलब होता है। एलोट्रोप, देखो एक वर्ड तुमने पढ़ा है आइसोटोप, एक वर्ड पढ़ा है आइसोमर, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। आइसोटोप हमने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, और आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में पढ़ा था। ये वर्ड ना आइसोटोप है, ना ये वर्ड जो है वो आइसोमेरिज्म है, बल्कि ये वर्ड है एलोट्रोप। और एलोट्रोप किसे कहते हैं बेटा? आसान लफ्जों में, एक शख्स की एक से ज्यादा शक्लें। क्या मतलब? आसान एक कॉमन लाइफ एग्जांपल समझाता हूं कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं? भेस बदलने में माहिर होते हैं, अंदर से तो एक ही है लेकिन भेस बदल रहे हैं, कभी लड़की के भेस में आ जा रहे हैं, कभी लड़के के भेस में आ जा रहे हैं, कभी बूढ़े के भेस में, मेकअप कर करके अपनी जो है ना फिजिकल अपीयरेंस को तब्दील कर देते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री में भी ये फिनोमेना पाया जाता है। देयर आर सम नेचुरल एलिमेंट्स जो कि अंदर से तो वही एलिमेंट है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल अपीयरेंस अलग है। तो बेसिकली एलोट्रोप हम किसे कहते हैं? मोर देन वन फिजिकल, नॉट केमिकल। अंदर से एक ही है, मेकअप वाली बात याद रखना, अंदर से वो आदमी या औरत ही है, कभी वो बुढ़ी बन जाता है, कभी वो बुढ़ा बन जाता है, कभी वो बच्चे के मेकअप में आ जाता है, कभी जनाबे आली वो औरत के मेकअप में आ जाता है, अंदर से वो एक ही है। मोर देन वन फिजिकल form of a substance or an element is called allotrope of that element. किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा, मेरे बच्चों, फिजिकल शक्लें, खुदा के लिए वर्ड फिजिकल भूल नहीं जाना, अंदर से एक ही है, अंदर से। देखो ये मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आइसोमर में हमने क्या पढ़ा था? आइसोमर आर डिफरेंट कंपाउंड्स, आइसोमर डिफरेंट कंपाउंड्स हुआ करते थे, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती थी। भाई याद आ रहा है सारा सुल्तान को या नहीं याद आ रहा? आइसोमर्स क्या हुआ करते थे? डिफरेंट कंपाउंड्स हुआ करते थे बेटा। लेकिन यहां पर जब आइसोमर वाली बात बच्चों को कच्ची पक्की दिमाग में होती है तो वो एलोट्रोप में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, आइसोमर में जरूर हमने पढ़ा था कि दे आर डिफरेंट कंपाउंड, हाउ एवर एलोट्रोप्स में बेटा हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स में हम कहते हैं कि भाई ये एक ही सब्सटेंस है जिसकी एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म्स आप देख रहे हैं, एक ही सब्सटेंस की। एग्जाम्पल से बात और क्लियर हो जाएगी। ये जो डायमंड है, ये जो ग्रेफाइट है, या ये जो कोक है, या ये कार्बन नैनो ट्यूब्स आ गई हैं आजकल, तो कार्बन नैनो पार्टिकल, ये सब क्या है? ये प्योर कार्बन है। ये जो हम कहते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोक है, कोक ये कोका कोला वाला कोक नहीं है, ये कोक कोयले वाला कोक है। कौन सा कोक? जो प्योरेस्ट कोयला होता है उसको कोक कहते हैं केमिस्ट्री में। तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोक है, कार्बन नैनो पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो प्योर कार्बन है, सारे के सारे कार्बन है। लेकिन ग्रेफाइट को अगर हम देखते हैं तो ग्रेफाइट हमें बड़े सिल्वरी ब्लैक नजर आता है, शाइनी ब्लैक। कोक को हम देखते हैं तो कोक में कोई शाइन नहीं है, अजीब रूखा सा होता है। नैनो पार्टिकल्स को देखते हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट अपीयरेंस है।
डायमंड को देखते हैं तो बिल्कुल ही अलग दुनिया का एलिमेंट लगता है, कोई बता भी नहीं सकता जो नॉन साइंटिफिक बंदा हो कि दोनों सेम चीजें। लेकिन केमिस्ट्री क्या बता रही है कि अंदर से सारे के सारे कार्बन है। एंड व्हाई दे आर लुकिंग डिफरेंट, बिकॉज जो लुक होता है ना वो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड करता है। तो बिकॉज उन एटम्स की, कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट इन सब में अलग अलग है अंदर से सारे कार्बन। यानी अगर मैं इनको रिएक्शन में डालूं तो सारे एक ही तरह का रिएक्शन करेंगे बच्चों। जब मैं ये कह रहा हूं कि अंदर से सेम है, तो डायमंड जो रिएक्शन करेगा वही ग्रेफाइट भी करेगा, वही कोक भी करेगा, सेम रिएक्शन, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो असलियत पे डिपेंड करती है, क्योंकि सारे अंदर से एक ही जैसे हैं, इसलिए केमिकल बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस है। तो एलोट्रोप हम किसे कहते हैं, किसी भी एक चीज की एक से ज्यादा शक्लों को उस एलोट्रोप कहा जाता है। और जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ये सर सारे के सारे कार्बन एटम के एलोट्रोप्स हैं। और हमने इनमें से जो पढ़ने हैं वो दो हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। इज दैट क्लियर बेटा? एलोट्रोप समझ में आता है, more than one physical form of a substance or of an सर एक element। बात बताएं, इसके अंदर क्या कहते हैं? जी बोले बोले। सर इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगी, अगर फिजिकल फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है फॉर्म तो अगर फिजिकल डिफरेंट हो। प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी ना बेटा, बिल्कुल करेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिफर करेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर नहीं करेंगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही डिफर करेंगी भाई। अबे हाँ ना तो जवाब दे दिया करो, सवाल पूछ के गायब हो जाते हो। यस सर। ठीक है, अच्छा, एक मिनट के लिए होल्ड। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर जो डिस्कशन हम पढ़ रहे हैं बड़ा गौर से पढ़ने वाली डिस्कशन है, क्योंकि इसमें साथ साथ हम रीजन भी कवर कर देंगे। और ऐसा भी मुमकिन है कि इनके अलावा कोई सब्सटेंस आ जाए तो एग्जामिनर क्या कहता है कि दे आर लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। कोई नया कंपाउंड दे दे, नया एलिमेंट दे दे और नए एलिमेंट के बारे में सवाल पूछ ले। अब आप कहें सर ये तो पढ़ाया नहीं, वो उसमें बताएगा कि भाई ये डायमंड जैसा है या ग्रेफाइट जैसा है। तो जब वो बताएगा तो फिर डायमंड की प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो जाएंगी, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो जाएंगे। अब हम इसे कॉलम बना के कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो याद करना, और ये प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद रीजंस हम आपको बताते जाएंगे। और ये सारी प्रॉपर्टीज अभी आप पास वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक नहीं कई बार जो है ना ये सवालात आते हैं डायमंड और ग्रेफाइट पर। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मेरा बच्चा डायमंड का पहला पॉइंट क्या है, सिमिलैरिटी डिफरेंस दोनों बताते जाऊंगा। तो ये भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और ये भाई साहब भी एलोट्रोप ऑफ। बेटा जो बातें बता रहा हूं कुछ भी आ सकता है, पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है, यूज आ सकता है, कुछ इसे सारी बातों को समझ लेना, एक बार समझ लोगे तो पिक कर लोगे। ये भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन, वो भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। अब फर्क शुरू हो जाता है मेरे बच्चा, पहला फर्क, अच्छा बल्कि एक और, ये भी जॉइंट स्ट्रक्चर है, यानी इसमें भी बहुत सारे कार्बन आइटम आपस में जुड़े हुए हैं, और ये भी एक जॉइंट स्ट्रक्चर है। ये दोनों सिमिलैरिटीज हो गई। बाद में सिमिलैरिटी आ जाती है, बच्चा कंफ्यूज आता है कि सिमिलैरिटी क्या लिखे। अच्छा भाई, जब दोनों जॉइंट स्ट्रक्चर हैं तो क्या ख्याल है, अभी मैंने सर ने क्या बताया था कि जब कोई स्ट्रक्चर जॉइंट होता है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बोलो भाई। हाई होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वो समझते हैं डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होता है, लेकिन ग्रेफाइट के बारे में उनको लगता है कि शायद इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। नहीं मेरा बच्चा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है दादा, और दोनों ही जॉइंट स्ट्रक्चर हैं, दोनों में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए वी नीड टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर दोनों का ही मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं सिर्फ बताने के लिए बताऊं तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी 3500 से 4500 डिग्री पे सेल्सियस पे रेंज करता है, और ग्रेफाइट का भी तकरीबन इसी रेंज में रेंज करता है। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है दोनों का। अक्सर बच्चों को ये ऐसा गलतफहमी होती है कि, क्योंकि गलतफहमी क्यों होती है मैं बताता हूँ, गलतफहमी इस पॉइंट की वजह से होती है कि जब ये बुक में पॉइंट लिखा हुआ है ना, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इस दुनिया में अब तक जो सब्सटेंस हमने डिस्कवर किए हैं उनमें डायमंड एक वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो जब ये वाला पॉइंट बच्चों को दिमाग में होता है, क्योंकि एक फन फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो बच्चों को इससे याद रहता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। हालांकि वो गलत अप्रोच बना रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई और लो होने का ताल्लुक स्ट्रक्चर के साइज से है, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट के बारे में लिखा जाता है कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। इसका रीजन भी पूछता है एग्जामिनर, तो रीजन अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ग्रेफाइट इज
स्लिपरी टू टच, स्लिपरी टू टच। तो ये जो पॉइंट रहता है ना दिमाग में, इससे बच्चा खुद ब खुद एक कॉन्सेप्ट बना लेता है कि डायमंड हार्डेस्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और ग्रेफाइट चूंकि शायद स्लिपरी होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। बेटा मैं बता दूं, ये गलती आपने नहीं करनी है। दोनों जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं, पहले बताया मैंने, आखिर तक रोका भी नहीं। दोनों जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों में बहुत ज्यादा बॉन्ड्स हैं, इसलिए दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। स्लिपरी होने का रीजन डिफरेंट है, वो आगे जाके भी समझाता हूं। अब आ जाओ टेक्निकल पॉइंट्स पर। बेटा डायमंड के अंदर ईच कार्बन, आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4। तो बेटा डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। डायमंड के अंदर क्या हो रहा है बेटा? हर कार्बन आगे 4 कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट स्ट्रक्चर है तो जाहिर है कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहा है। मान लो ये एक कार्बन है तो ये आगे भी एक कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ भी एक कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ भी कार्बन से, फिर ये वाला कार्बन आगे मजीद 4 से जुड़ रहा है, और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बड़ा हो रहा है। ठीक है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। अभी मैं इसकी क्रिस्टलाइन डायग्राम भी आपको दिखाता हूँ। तो हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता चला जा रहा है, और जब 4 कार्बन से जुड़ता चला जाएगा तो कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? बोलो बेटा। भाई बोलना पड़ेगा। रिदा, रुमान, अब्दुल्ला, अली फरहान, बेटा क्या चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए? अली फरहान, यस सर। जब चारों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो गए तो क्या मैं लिख सकता हूँ? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जब हम ये लिखते हैं कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं करंट की जो कंडक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। तो हम क्या लिखेंगे? डायमंड कैन नॉट conduct electricity. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करंट। करंट क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता? आप एग्जाम में रीजन के साथ पूछेगा, भाई बताओ रीजन क्या है? डायमंड क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता करंट? क्योंकि डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी के कंपैरिजन में दूसरी साइड पर आ जाए तो दूसरी साइड पे क्या होता है? ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम, समझना बेटा, ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, रिदा, कोवेलेंटली लाइबा, बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। यहां पर वैलेंसी यहां भी 4 है, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग किससे हुई? कितनों से हुई है? 3 कार्बन एटम से हुई है। जब 3 कार्बन एटम से हुई है तो मेरे ख्याल है बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि जब 3 से बॉन्डिंग होगी, है भाई, 1, ये 2 और ये 3 से बॉन्डिंग होगी, तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा? बोलो। यस जी बचेगा। क्या हम यहाँ लिख सकते हैं? ईच कार्बन एटम कंटेन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। और बच्चों बताना मुझे, हाँ भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन अगर आ गया नूर, उमर, रेहान, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया शामिर, तो कंडक्टिविटी आयशा होगी या नहीं होगी? मरियम खान, रुमैसा, बिल्कुल होगी, होगी सर, हो जाएगी ना बेटा? तो बेटा यही अगला पॉइंट आ गया कि ग्रेफाइट कैन कंडक्ट करंट। याद करो इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते थे ना, क्यों? क्योंकि वो करंट कंडक्ट कर सकता है। तो ग्रेफाइट कैन कंडक्ट करंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये रीजन बहुत आता है 1 नंबर में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सवाल यूं पूछता है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉप हैं। अवेश, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रॉप है, फिर बताओ डायमंड करंट कंडक्ट क्यों नहीं करता, ग्रेफाइट क्यों करता है? आप जवाब दोगे कि भाई डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि हर कार्बन 4 कार्बन से बॉन्ड बनाता है, कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, इसलिए डायमंड करंट कंडक्ट नहीं करता। जबकि ग्रेफाइट उसमें एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बनाता है और हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचता है, इसलिए उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जब हम करंट देते हैं तो फ्री चार्ज वो करंट को कंडक्ट कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है। जियाद मलिक, सारिफ जब्बार, रुमान मोहसिन, मुनीजा, बात क्लियर है? मनाइम डालिया, यस सर आ रही चल। है। यस सर आ गई। मेरा बच्चा ये तो हमने एक रीजन कवर कर लिया, अटैचमेंट कितने कार्बन से, फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास है किसके पास नहीं, ये उस बुनियाद पर फैसला हो गया। फिर आ जाते हैं जो ऊपर मैंने बताया था कि भाई दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इसका रीजन क्या होता है? दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? कि बोथ आर जॉइंट स्ट्रक्चर्स, दोनों में लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, दोनों में लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, जिनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इसलिए जब इसका रीजन आएगा, इसका कीवर्ड देता जा रहा हूं बेटा, कीवर्ड क्या होगा इसका? कार्बन कार्बन बॉन्ड। इस दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं, इस वजह से हम कहते हैं भाई कि इनको ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होगा। अगला पॉइंट आ जाए,
ओहो, अगले पॉइंट पर जब हम चलते हैं तो हम क्या कहते हैं कि डायमंड के अंदर जो अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट, क्योंकि कार्बन आइटम 4 कार्बन से अटैच्ड है। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ये जो एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल, प्लेनर या हेक्सागोनल अरेंजमेंट। आपकी बुक में हेक्सागोनल का वर्ड ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। क्यों हेक्सागोनल का वर्ड क्यों इस्तेमाल हुआ है, जरा डायग्राम से आपको दिखाता हूं। डायग्राम देखेंगे तो बात और वाजे समझ में आ जाएगी। जरा डायग्राम देखिए, एक मैं डायग्राम लगा रहा हूं फिर डायग्राम से समझाता हूं। डायग्राम नजर आ रही है बेटा? एक तरफ डायमंड और एक तरफ ग्रेफाइट, एक तरफ डायमंड और एक तरफ ग्रेफाइट। आप डायमंड में देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ठुसी हुई अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट का नाम हमने टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट रखा हुआ है। और ये जो अरेंजमेंट है अगर आप गौर से देखें, मैं इसे और साफ सुथरा बनाऊं तो असल में ग्रेफाइट के अरेंजमेंट पे चूंकि सवाल ज्यादा आता है तो ये अरेंजमेंट इस तरह की है। ये लेयर पैटर्न में अरेंजमेंट हुई हुई है। और ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई हुई हैं दरमियान में, ये डॉटेड लाइंस क्या हैं? दीज डॉटेड लाइंस आर वीक फोर्सेस, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या जिनको हम कहते हैं वीक वैंडरवॉल फोर्सेस। तो ग्रेफाइट के अंदर इस तरह से हेक्सागोनल लेयर अरेंजमेंट होती है, जबकि डायमंड के अंदर टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होती है। ग्रेफाइट के अंदर इस तरह की हेक्सागोनल लेयर अरेंजमेंट होती है, जबकि डायमंड के अंदर टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होती है। अब इसी से बेटा ग्रेफाइट का अगला पॉइंट निकलता है, वो क्या? एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो ग्रेफाइट की अरेंजमेंट है बच्चों, इस ग्रेफाइट की अरेंजमेंट में ग्रेफाइट में लेयर्स भी हैं और इन लेयर्स में गैप भी हैं। यस और नो? कैन यू सी दीज गैप्स? बोलो भाई। बेटा Yes, ये जो sir. गैप्स हैं, इन गैप्स को होल्ड किया हुआ होता है वीक फोर्सेस ने। इन गैप्स को जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाई हैं, दीज आर वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, वीक वेंडरवॉल, या सिंपली कह लें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दीज आर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ग्रेफाइट की अरेंजमेंट में जो लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की, उनमें स्पेसेस होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडरवॉल फोर्स। और मेरे बच्चा जैसे ही हम ग्रेफाइट को टच करते हैं, हल्का सा जरा सा फोर्स लगाते हैं ग्रेफाइट के ऊपर, तो बेटा ये फोर्स ब्रेक हो जाती हैं। और इन फोर्स के ब्रेक होने की वजह से जो ग्रेफाइट की लेयर्स हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं। ग्रेफाइट की लेयर्स एक दूसरे पे क्या करती हैं? स्लाइड करती हैं। एंड दिस स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट ऑन टच गिव्स ग्रेफाइट अ स्लिपरी टच। जो ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा था कि ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, ये उसका रीजन है। क्या दोबारा सुनना बेटा? ग्रेफाइट इज द जाइंट स्ट्रक्चर, उसमें बहुत बॉन्ड्स हैं जिनको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन ग्रेफाइट की ओवरऑल अरेंजमेंट में लेयर पैटर्न है और उस लेयर के दरमियान गैप्स हैं और उन गैप्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो वीक फोर्सेस हैं। तो जब हम ग्रेफाइट को टच करते हैं तो ये फोर्सेस ब्रेक होती हैं, जिसकी वजह से लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं। दिस स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स gives graphite a slippery touch. ये बहुत ज्यादा आता है। Why is graphite a slippery to touch? Why is graphite slippery to touch? So the reason is that graphite contains hexagonal layers which are separated by weak van der Waals forces. When it is touched, these layers break down and these forces break down and layers of graphite slide over each other. This sliding effect gives graphite slippery touch. ये जो स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से ग्रेफाइट को स्लिपरी टच मिलता है। एम आई क्लियर? सर कितने मार्क का सवाल आता है? ये रीजन 2 से 3 मार्क का आता है बेटा। ये रीजन जो है वो 2 से 3 मार्क का होता है कि ग्रेफाइट को स्लिपरी टच क्यों। जी बेटा बोले। सर अगर इसके अंदर वीक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो फिर इसके अंदर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है सर ग्रेफाइट?
हाँ, अब ये सवाल बेटा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो ये वाली है ना लेयर के दरमियान, लेकिन ये जो इतने सारे बॉन्ड है ये नहीं नजर आ रहे, ये इतने सारे बॉन्ड, ये कार्बन है ना सारे, ये कार्बन आपस में, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो ये strong। ब्राउन वाले इतने सारे दिखाए, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक बहुत जेन्युइन सवाल बच्चों के दिमाग में आ जाता है, इसी वजह से बच्चों को लगता है कि ग्रेफाइट शायद उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। भाई ये जो इतने सारे बॉन्ड है इनको भी तो तोड़ना है, तो जी भाई सर, इनको बिल्कुल। तो इसकी वजह से हम कह रहे हैं जॉइंट स्ट्रक्चर, और इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट दोनों का बड़ा ज्यादा है। लेकिन इनकी लेयर में और एक अल्लाह ने एक यूनिकनेस रखी है, और उस यूनिकनेस की वजह से ग्रेफाइट को जब हम टच कर रहे हैं स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स होती है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच के तौर पे भी, यानी स्लिपरी टू टच होता है। तो ये एक बहुत बेसिक सा कंपैरिजन है बिटवीन डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। और क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? रीजन क्या है इसका? सर ये जी जो सर। ऊपर मॉलिक्यूल जो बेटा जोर से बोलें। गिरते हैं इस वजह से, ये जो मॉलिक्यूल्स बने हुए ऊपर ग्रेफाइट के वो गिरते हैं, इस वजह से स्लिपरी टच देता है। जी जी, ग्रेफाइट की जो लेयर्स है ना, ये जो मैंने एक लेयर बनाई, और अब लेयर और लेयर टू लेयर के दरमियान जरा जरा गैप्स हैं। अब जब हम उनको टच करते हैं ग्रेफाइट को, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो वीक फोर्सेस हैं, तो वो वीक फोर्सेस पूरी कायम नहीं रह पाती, होल्ड नहीं कर पाती स्ट्रांगली, तो वो हिलती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं। तो उसकी वजह से लेयर जो है ना मूव करती है एक दूसरे के ऊपर। लेयर का ये मूव करना ग्रेफाइट को स्लिपरी टच देता है। ठीक है, ये रीजन लिख लो, यस सर। ये रीजन लिख लो प्लीज, ये रीजन लिख लो बेटा। The covalent bonds within the layer are very strong, but the layers are connected to each other by weak intermolecular forces only. Hence, the layer can slide over each other, making graphite slippery to touch or slippery and smooth. ये रीजन लिख लीजिए प्लीज। रिदा, बात समझ में आ गई है? किरत, रिदा, मास ख्वाजा, साद फुरकान, मोहम्मद बिन खालिद, मायरा वागले। जी सर। जी सर। जी सर। ये रीजन आप मान के चलेंगे बॉन्डिंग में लाजमी आएगा, इसलिए इसका नहीं पता होना ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा। और अक्सर बच्चे, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो ये एग्जाम में बड़ा खबीस होता है। एग्जाम में क्या करता है, पहले तुमसे स्लिपरी टू टच वाला रीजन पूछता है, जिससे तुम्हारा दिमाग क्या करता है, समझ जाता है कि ग्रेफाइट में तो वीक फोर्सेस होती हैं। अगला पॉइंट कहता है ग्रेफाइट के मेल्टिंग पॉइंट पे कमेंट कर दें। अब बच्चा क्या है, नशे में है, परेशानी में है, बच्चा कहता है अरे यार अभी तो लिखा है वीक वंडरफॉल फोर्सेस है, इसका मतलब है ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बस फंस जाता है। तो याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रहा है जाइंट स्ट्रक्चर होने पर, और जाइंट होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जिनको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सर 2 मिनट रहने दें, 2 मिनट कॉपी कर अच्छा, लेने चलो दें। जल्दी कर लो बेटा, जल्दी कर लो। इज दैट क्लियर बच्चों? नोट कर लिया तो आगे चलूं? भाई नोट कर लिया तो आगे चलें? सर एक बात बताएं, मैलिएबल एंड डक्टाइल का क्या दोबारा बोले, जोर से बोलें, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मैलिएबल एंड मैलिएबल और डक्टाइल का क्या, वो तो मेटल की प्रॉपर्टी है चंदा, इधर कहां से आ गई? मैलिएबल कल की क्लास में नहीं थे क्या? मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी तो मेटल की प्रॉपर्टी है ना भाई। हेलो, हटा दें, हटा दें, हटा दें। ठीक है। अच्छा, अब यूजेज पे बात कर लेते हैं। तो डायमंड का यूजेज कहाँ होता है भाई, जल्दी से बताओ लड़कियों, डायमंड का यूजेज क्या होता है लड़कियों? ज्वेलरी। ज्वेलरी में, प्लास्टिक ग्लास। और चोरी है। आपको मालूम है Cutting कटिंग के hard लिए इस्तेमाल object. होता है डायमंड? डायमंड कटिंग के लिए भी जी इस्तेमाल सर, होता है। पेन में लगा के इसको काटते हैं। जी, डायमंड पेंसिल्स आती हैं जो ग्लास इसके को टॉप पे, टिप पे डायमंड लगा होता है, और शीशा काटने के लिए डायमंड इस्तेमाल होता है, क्योंकि बड़ा नोकीला होता है और शीशे को एक ही झटके में काट देता है। तो ज्वेलरी में भी इस्तेमाल हो रहा है ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, और कटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ चीजों को काटने के लिए। और ग्रेफाइट कहाँ इस्तेमाल होता है? कभी ग्रेफाइट पेंसिल पेंसिल में। का नाम सुना है? जो स्केचिंग के लिए इस्तेमाल होती है। स्केचिंग के लिए जो Yes, पेंसिल sir, इस्तेमाल yes. होती है, नॉर्मल वाली नहीं जो दुकान में मिल रही है 5 रुपए की, वो वाली बात नहीं कर रहा। जो स्केचिंग पेंसिल्स आती हैं उनकी जो निब है ना, दैट इज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल्स कहलाती हैं वो। और इसके अलावा बेटा लुब्रिकेंट के तौर पे, क्या ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के तौर पे Electrodes. इस्तेमाल कर सकते हैं? बोलो भाई, स्लिपरी टू टच है ना,
अगर स्लिपरी टू टच है तो क्या मैं ऐसे लुब्रिकेंट sir. इस्तेमाल कर सकता हूँ फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए? बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसी sir. तरह इलेक्ट्रोड्स, बिल्कुल Electrodes. इलेक्ट्रोड्स में याद है, इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एज एन इलेक्ट्रोड भी इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट। तो ये 3 कॉमन यूजेज है ग्रेफाइट के। और क्यों होता है हमें अच्छे से मालूम है कि ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस्तेमाल होता है। आर वी ऑल गुड टू गो? बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? हलीमा, लाइबा, मरियम, मुनीजा, रोमान मोहसिन, जैद मुगल, जियाद, सारा सुल्तान। Yes, sir. समझ आ गई। मेरे बच्चा अब बहुत आसान आपके लिए करने लगा हूं। अब आप कैसा डायमंड ग्रेफाइट के पॉइंट्स बड़ी मुश्किल से अब्जॉर्व हो रहे हैं, अब आप सिलिकॉन और सिलिका भी पढ़ाएंगे। बेटा बच्चा आपके लिए बिल्कुल आसान करने वाला हूं, सिलिकॉन एंड सिलिका। समझना बेटा, ये यहीं पर खत्म हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। बेटा सिलिकॉन क्या है? इट्स अ प्योर सिलिकॉन। सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन जिस तरह। अच्छा पहले दोनों के बारे में एक बात समझ लीजिए कि सिलिकॉन और सिलिका दोनों केमिकली क्या है? ये सिर्फ सिलिकॉन है और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। दोनों में फर्क क्या है? सिलिकॉन जो है वो प्योरली सिलिकॉन है, सिलिकॉन एटम है, और सिलिका जिसको हम सैंड भी कहते हैं, या सिलिका जिसको हम सैंड भी कहते हैं, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बेटा दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड की तरह होता है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड की तरह होता है, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल डायमंड की तरह होता है। यानी अगर मैं पूछूं दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा? बोलो। Yes. होगा। अच्छा फिर मैं तुमसे पूछूं Yes, कि sir. क्या दोनों में कंडक्टिविटी Yes, होगी? sir. क्या करंट की कंडक्टिविटी होगी? No. नहीं होगी। No. क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें फ्री No, sir. इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। Free इज दैट क्लियर? electrons नहीं है। क्योंकि चारों बॉन्ड फिल हुए हैं। दोनों के अंदर टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होगी, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो बेटा बस आप इतना याद रख लें कि दोनों डायमंड की तरह हैं तो बात आसान हो जाएगी। ये भी टेट्राहीड्रल होगा, ये भी टेट्राहीड्रल होगा, ये भी इंसुलेटर होगा और ये भी इंसुलेटर होगा, ये भी जाइंट है वो भी जाइंट है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डायमंड की तरह कैसे है? डायमंड की तरह। अरेंजमेंट की बुनियाद पर ना बेटा, अगर आप डायग्राम, मैं आपको सिलिकॉन की डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें जो अरेंजमेंट है सिलिकॉन के अंदर वो भी बिल्कुल उसी तरह की है जैसे डायमंड में होती है। इस वजह से आपके लिए आसान करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप इसे ऐसे याद रख लो कि भाई ये डायमंड ही की तरह का है। जब इतनी बात आपको याद रहेगी तो आपके लिए आसानी होगी, आपको अलग से पॉइंट्स का रट्टा नहीं प्रॉपर्टीज लगाना भी फिर पड़ेगा। वही है ना, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज भी सेम ही है ना? हाँ जी, यानी आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे तो आसानी से प्रॉपर्टीज को डिड्यूस कर लोगे। ठीक है भाई? ठीक है, हाँ सही है, बेहतरीन। चलो मेरा बच्चा अलग से याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया। जाइंट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक मुक गया, जाइंट स्ट्रक्चर्स का टॉपिक खत्म हो गया। अब जल्दी से मैंने जो कहा था कि एक बात और बताऊंगा, वो पहले भी कहीं बताइए, दोबारा बता देता हूं कि मेरे बच्चा वैलेंसी, जब फॉर्मूला राइटिंग कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी हम पढ़ते हैं 1 है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 2 है। ये कई बार आ चुकी है बात केमिस्ट्री में जगह जगह। ग्रुप सर 3 एक के बात एलिमेंट की बता दे वैलेंसी खाली, ये सिलिका और सिलिकॉन में फर्क क्या होता है? अभी तो लिखा कि ये सिलिकॉन, ये सिर्फ सिलिकॉन एटम्स से बना हुआ होता है और इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन से बाउंड हुआ होता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे सिलिका सैंड है, सिलिकॉन वो होती है जो तुम गाड़ियों में ट्यूब लगाते हो, सिलिकॉन, सिलिकॉन ट्यूब देखा है चिपकाने के लिए लगा रहे होते हैं, और ये सैंड है, मट्टी, रेत, दोनों में फर्क नहीं होता क्या? रेत, रेत तुमने देखी नहीं कभी? रेत देखी है कभी? रेत, बारीक रेत, जी सर। दैट इज सिलिका सैंड। और सिलिकॉन वो है जो तुम ट्यूबिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हो, जो हवा से एक्सपोज होकर इंतहाई हार्ड हो जाती है, गाड़ियों वाड़ियों में चिपकाने के लिए इस्तेमाल हो। दोनों बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग चीजें। दोनों में क्या फर्क है? मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, क्योंकि दोनों के भाई उसमें सिर्फ सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, इसमें सिलिकॉन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, सिलिकॉन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो दोनों केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है ना। ये तो आप वैसे ही सवाल पूछ रहे हो कि सर कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ना वो वाटर में क्या फर्क है? भाई दोनों अलग है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। तो बिल्कुल इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड या जिसको हम सिलिका कहते हैं, ये एक अलग कंपाउंड है, और सिलिकॉन एक अलग कंपाउंड है, एलिमेंट है, सॉरी। अच्छा वैलेंसी वाली बात समझ लो बेटा। तो हम क्या पढ़ते हैं, ग्रुप 1 2 3 4 की वैलेंसी रिदा कितनी होती है? 1 2 3 4 होती है, जबकि 5 से
हम जब वैलेंसी पढ़ते हैं तो इसकी 3 होती है, ग्रुप 6 की कितनी होती है 2 और 7 की कितनी होती है 1। अब अगर एक एलिमेंट यहां का, मान लो एक एक्स एलिमेंट है यहां का और एक वाई एलिमेंट है, अल्लाह भला करे, यहां का, दोनों आपस में बॉन्ड बनाए, तो हमने क्या बताया, कई दफा बताया आपको, एक दफा नहीं रिएक्शन में, कि एक्स वाई जब बॉन्ड बनाएंगे तो वैलेंसी क्रॉस में लिखी जाती है। एक्स की वैलेंसी 2 यहां लिखी जाएगी, वाई की वैलेंसी 1 यहां लिखी जाएगी, तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी XY2। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर एक एलिमेंट Yes, sir. एक एलिमेंट है यहां से ग्रुप 3 से और दूसरा एलिमेंट है ग्रुप 6 से, ए और बी, तो इनका रिएक्शन में होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, बोलो भाई। ए बी लिखा आपने, ए की वैलेंसी 3 कहां लिखी जाएगी, बी पर, और बी की वैलेंसी 2 कहां लिखी जाएगी, ए पर। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट फॉर्मूला वुड बी Yes, sir. A2B3। इसी तरह अगर एक एलिमेंट सी है और एक एलिमेंट डी है, जो कि एक ग्रुप 2 का एक ग्रुप 6 का, तो भाई सी और डी को मिलाया, ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी है 2, इस पे लिख दी, ग्रुप 6 की भी 2 है, इस पे लिख दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको हम CD भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. क्या ये बात समझ में Yes, आ रही है? sir. ये बात हम पहली दफा तो Yes, sir. डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के sir. क्वेश्चन में फॉर्मूला काफी पूछा जाता है, तो ये मैंने इसलिए बताने की कोशिश की ताकि बात मजीद क्लियर हो जाए। मास ख्वाजा, क्या ये बात तुम्हें पहले से पता थी? शामिर, शहीर, रिदा, रिदा कहाँ चली गई? आज आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भाई। जी सर, जियाद, बोल रही हूँ। तारा सुल्तान, मुनीसा, फरिया, पराचा। सर आप एक बार Yes, वापस sir. समझा दो, जी बेटा, क्या कह रहे हैं? किसने बोला है ये? ए बी वाला आप वापस समझा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। फिर समझा देते हैं भाई, रिपीट टेलीकास्ट। अरे अल्लाह के वलियों, अल्लाह के वलियों, ये पहली दफा भी नहीं पढ़ा रहा मैंने क्या कहा कि वैलेंसी का जो गेम है वो फॉर्मूला राइटिंग में हमने बैलेंसिंग में भी देखा था, इक्वेशन लिखते हुए भी 50 दफा देखा है कि वैलेंसी का एक बड़ा डिसेंट सा रोल है जिससे आप करेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। और क्या रोल होता है कि जब दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, उनकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, तो जब उनका फॉर्मूला बनता है तो एक एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे पे लिखी जाती है, क्रॉस में लिखी जाती है। तो मैंने इसकी एग्जांपल यूं दी कि अगर एक एलिमेंट है ग्रुप 2 का और दूसरा एलिमेंट है ग्रुप 5 का, मान लें, और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल नॉन मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपने लिखा एक्स वाई, एक्स की वैलेंसी कितनी थी 2, वो वाई पे लिख गई, और वाई की वैलेंसी कितनी थी 3, वो ये, तो फॉर्मूला बनेगा X3Y2। उसी जगह अगर x जो है वो इस ग्रुप का हो और y जो है वो इस ग्रुप का हो, है जी, मान लो ए बी कर लेते हैं, इसको ए बी कर लेते हैं, तो अब ए बी जब आपस में कंबाइन होंगे तो ए की वैलेंसी कितनी है 3, वो कहां लिखी जाएगी बी पर, और बी की वैलेंसी कितनी है 2, वो कहां लिखी जाएगी ए पर। तो फॉर्मूला बनेगा A2B3। दोनों अलग बातें हैं, ऊपर है X3Y2, नीचे है A2B3। इज दैट क्लियर? कुछ बल्ले पड़ा अभी भी नहीं पड़ा? जैसे हम देखते हैं Al2O3, तो Al2O3 का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2। जब मैं लिखता हूं Fe2O3, क्या मतलब है? आयरन की वैलेंसी कितनी है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? अरे बोलो 2 है। जब मैं लिखता हूं FeCl3, इसका क्या मतलब होता है? Fe की वैलेंसी कितनी है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 है। One. ठीक है? जब मैं लिखता हूं H2O, उसका मतलब है हाइड्रोजन की वैलेंसी नहीं लिखी हुई तो 1 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। समझे बाबू? यस सर। यही बात बताने की गलती कर रहा था मैं। आर वी गुड टू गो? सब बात समझ में आ गई भाई? जी सर। चलो, लेट्स मूव टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस नाउ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, उसमें कोई कमी P1 नहीं कर है। रहा है, जी बेटा, पेपर 1 नहीं कर रहा। पेपर 1 यार, ये तो नशे में तो नहीं तुम लोग रहते हो? कितनी दफा मैंने बताया, कितनी दफा बताया कि भाई पेपर 2 पे फोकस ज्यादा रहेंगे। पेपर 1 तो मैं ग्रेवी में करा देता हूँ, फिर पेपर 1 का सेशन आएगा तब दोबारा करा दूंगा। तो अभी पेपर 1 करा दूं, पेपर 2 छोड़ दूं, नहीं लिखवाऊं? करा दे। हाँ चले सर, आप कह रहे हैं तो करा ही देते हैं। अरे भाई करा देते हैं, दोनों करा दूंगा। हम कहाँ कुछ बोलेंगे, हाँ जी, हम कहाँ कुछ बोलेंगे, आपकी मर्जी। क्या बोल रहे हो? आपकी मर्जी, आप सही करा रहे होंगे। अच्छा चलें, शुक्र है आपने इतना भरोसा कर लिया कि मैं सही करा रहा हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The diagram shows the nuclei of 5 different। अच्छा मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, पेपर 2 में ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फुल मार्क्स के होते हैं। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो आपको उसमें फुल मार्क्स नजर आएंगे, और अगर ऐसे क्वेश्चन में आपने फुल मार्क्स स्कोर नहीं किए तो फिर आपका A स्टार नहीं आएगा। पेपर 2 का 75 to 80% हिस्सा वो होता है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं, फुल।
यानी आप कीवर्ड लिखें पूरा मार्क मिलेगा आपको। 20% हिस्सा ऐसा होता है जिसमें गलतियां होती हैं, पैराग्राफ राइटिंग होती है, जिसके अंदर आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, और केमिस्ट्री में तो और कम होता है बल्कि, ठीक है ना। बायोलॉजी, चूंकि हम बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी वालों को बता रहे होते हैं कि उसमें फिर भी पैराग्राफ राइटिंग ज्यादा होती है, फिजिक्स में भी ज्यादा होता है। फिजिक्स में भी। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर तो भाई बिल्कुल सॉलिड गेम है। चले शुरू करते हैं। अब आप देखिए इसी तरह के सवाल आपको नजर आएंगे। डायग्राम शो द न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिया हुआ है, एटम ए ब्ला ब्ला ब्ला। सवाल पूछे में विच एटम हैज अ एटॉमिक नंबर ऑफ 3। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसके अंदर प्रोटॉन 3 है? प्रोटॉन डार्क सर्कल है। किसके अंदर है प्रोटॉन 3? न्यूट्रॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन सी। भाई किसी को आंसर समझ में आया फटाफट पूछ लेना। वो अब ये सारे हमारे बेसिक सवाल है। विच एटम हैज अ मास नंबर ऑफ 6। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 किसके अंदर है? अभी भी सी के अंदर। यस और नो? आगे चलते हैं। विच टू एटम्स आर आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप में क्या होता है? प्रोटॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट। तो अब आप देखें इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। डी और ई में देखो प्रोटॉन सेम है, और न्यूट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या डी और ई हो गए? बोलो भाई। Yes. जिसको समझ में नहीं आ रहा पूछ लेना भाई। कल हम अभी फ्रेश पढ़ कर आए ना कि आइसोटोप क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन सेम हो और न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। तो डी और ई में प्रोटॉन सेम थे, न्यूट्रॉन डिफरेंट थे। भाई मुझे जवाब एक साथ आना चाहिए। उमर बात समझ आ रही है? मायरा को ऊपर से जा रहा है। आयशा गूंगी हो गई बच्ची, क्या हो गया? जवाब क्यों दे रही? मरियम क्या बेटा मलकुल मौत रूह ले गया तुम्हारी क्या? आज कुछ बोल ही नहीं रही हो क्लास में भाई, क्या कर रही हो तुम? यस सर समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। कंप्लीट द टेबल। ये क्या देखो मुफ्त के मार्क्स बट रहे हैं। कंप्लीट द टेबल भाई 5 रुपए का सवाल है। कंप्लीट द टेबल। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भरने भाई। कैसे भरेंगे भाई? क्या आपको पता नहीं कैसे भरना है? भरो। पोटेशियम एटम है, साइड में लिख देता हूं बड़ा करके जल्दी हो जाएगा। 19 और 39 है। कितने प्रोटॉन? 19। एटम है, एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और न्यूट्रॉन के लिए 39 माइनस 19 विच इज 20। उसके बाद आइन आ गया। पोटेशियम आइन में प्रोटॉन कितने होंगे? अभी भी 19 होंगे। न्यूट्रॉन अभी भी 20 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 19 प्लस 1 लगा हुआ है तो -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी आउट देयर? जी रिदा मुगल कंप्लीट द टेबल टू शो द नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हाँ भाई कैल्शियम आइन लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम +2 और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 40। नीचे का नंबर मिसिंग है, पीरियोडिक टेबल से निकालोगे। पीरियोडिक टेबल से निकालोगे तो कितना आएगा? 20। नीचे वाला नंबर मिसिंग था ना, तो आप पीरियोडिक टेबल से निकालो। अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20 +2 है, माइनस कर देंगे तो 18। इज दैट क्लियर? क्लोराइड में आ जाओ 37। नीचे का नंबर मिसिंग है, पीरियोडिक टेबल से निकालेंगे। माइनस में लिखा हुआ है आइन है ये, और 17 आएगा नीचे का नंबर। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 17। न्यूट्रॉन कितने हो गए? 37 - 17 which is 20। अच्छा 20 और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18। यस और नो? इज दैट क्लियर? Yes. अच्छा Yes, दोनों में sir. इलेक्ट्रॉन बराबर है तो क्या दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं? Yes. ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो भाई क्या कहता है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी है, ये पर्टिकुलरली चैप्टर से रिलेटेड होगा इसलिए सिर्फ ये वाला पार्ट डाला है। ये क्वेश्चन चला हुआ है दरमियान से। अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, अभी कोई नया ही कंपाउंड दिया हुआ है, ये भी कार्बन का कंपाउंड है। एज यू कैन सी, क्या ये जॉइंट स्ट्रक्चर है? बोलो भाई, बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? Yes. अब हमें ये एक नया कंपाउंड दे दिया, लेकिन क्या आप घबरा जाएंगे? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल देखते हैं। आर्गन कैन बी ट्रैप्ड इनसाइड द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक है, इसके अंदर आर्गन को ट्रैप कर लिया। एक्सप्लेन व्हाई आर्गन इज अनरिएक्टिव। अब ये पीरियोडिक टेबल के चैप्टर का सवाल है, इस चैप्टर में नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग में नहीं पढ़ा, लेकिन क्या हमें पता है आर्गन क्यों अनरिएक्टिव होती है? आर्गन कौन सा है? नोबेल एलिमेंट है ना? Inert gas है, इसके पास no अनरिएक्टिव free क्यों होती है? electrons. It has no free electrons. Complete electronic configuration. It has complete valence shell. भाई complete valence shell. It has complete valence shell. ये नहीं लिख देना कि बस इनर्ट है। भाई क्यों इनर्ट है ये तो बताना है। वैलेंस शेल कंप्लीट। हमने बॉन्डिंग में क्या कहा था कि एटम्स आर अनस्टेबल क्योंकि उनके वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होते हैं एंड दे रिएक्ट टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। एक एक नंबर मुफ्त के मार्क्स हैं। 1 आइसो, भाई सबको समझ में आ गया आर्गन क्यों अनरिएक्टिव है? इज दैट क्लियर? इसका 20 1 आइसोटोप ऑफ आर्गन इज दिस। एक और आइसोटोप दिया हुआ है आर्गन का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा? 38 18 है, कितना आ जाएगा? 20। आगे चलते हैं। रिसेंटली केमिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अटैच द एटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी पीरियोडिक टेबल का सवाल आ गया। टू
ये क्या है, बकमिन, वो जो ऊपर नाम दिया हुआ अजीब सा नाम है। टू मेक मोर एफिशिएंट कैटलिस्ट स्टेट टू प्रॉपर्टीज अदर देन कैटलिसिस व्हिच डिस्टिंग्विश ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम अदर मेटल। ट्रांजिशन एलिमेंट की दो डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज लिखनी है पीरियोडिक टेबल में, अदर देन Color. कैटलिसिस। क्या होता है, वेरिएबल, Form, Oxidation state. Colored होता है। oxidation state and form Variable colored. Colored compound. बेटा ये अभी तो नहीं पढ़ाया, ये पीरियोडिक टेबल में लेकिन पढ़ाया हुआ है। और फॉर्म Colored. कलर्ड कंपाउंड्स, मौका आ रहा है इसलिए रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कैटालिसिस। अगर यहाँ कोई गधा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लिख देगा तो जूते पड़ेंगे उसको। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में हेडिंग डलवा के लिखवाया था कि तीन ही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का होना, एक कलर कंपाउंड का बनाना और एक कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होना। तो कैटालिसिस वाली प्रॉपर्टी उसने बता दी थी ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और कलर कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मायरा, नबिहा, रुमैसा, क्या ये बात समझ में आती है? मनाइम, दालिया, आयशा, सैयद सुफियान, Yes, sir. चल आगे चल। अब आगे द डायग्राम। ओके, द डायग्राम शोज एन एटम ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। ठीक है जी, एटम शो किया हुआ है और प्रोटॉन खाली है और कलर्ड सर्कल न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, प्रोटॉन 1 है। कितने प्रोटॉन है भाई, देखो कितने प्रोटॉन है, 1 2 पांच। 3 4 5, 5 प्रोटॉन है, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। और न्यूट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 5 ही है। ठीक है, इसका मतलब ये एटम है, यस और नो? अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम होते फिर आइन हो जाता। अब टेबल बनाना है, मैंने कहा था टेबल आता है, देखो आ गया। इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज लिखा हुआ है माइनस, रिलेटिव मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 0.0005। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है, 0 या निल लिख दोगे। और रिलेटिव मास कितना होता है, 1। और 1. प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है, +1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, कार्बन 12 हैज एन सिंबल ऑफ 12 6। व्हाट, राइट द सिंबल ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स। अब एलिमेंट एक्स का सिंबल लिखें, जैसे कार्बन का उसने रेफरेंस दे दिया, नीचे हम लिखते हैं प्रोटॉन का नंबर। कितने प्रोटॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बोलो भाई। और ऊपर कौन सा नंबर लिखते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 11। तो क्या सिंबल बनेगा, x6 5 थे 11। ना प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन है। 5 प्रोटॉन। अच्छा 5 थे ना, सॉरी, प्रोटॉन 5 है तो नीचे आ जाएगा 5 और ऊपर आ जाएगा 11। इज दैट क्लियर? जी सर। अब देखो मुफ्त के मार्क्स है, 2 नंबर मिल गए, एक नीचे सही फिगर लिखने का, ऊपर नीचे मुफ्त मार्क्स बट रहे हैं भाई, बट रहे हैं, समेटो बस। चलो, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अनदर। अरे बेहतरीन, देखो ऊपर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब कहता है ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अनदर आइसोटोप ऑफ एलिमेंट एक्स। अब एक आइसोटोप ड्रॉ करने को कह रहा है, कैसे ड्रॉ करेंगे, पूरा एज इट इज स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ एक न्यूट्रॉन चेंज कर देंगे, यस और नो? बोलो Yes. भाई, Yes. क्या मतलब मेरे बच्चे, इसमें कितने न्यूट्रॉन थे, देखो आपने ये न्यूक्लियस बनाया और उसके बाद कितने शेल थे, 2 शेल थे, 2 शेल बना दिए, ये 2 शेल बना दिए। पहले न्यूक्लियस बनाया, अक्सर मैं बना के इसलिए दिखा रहा हूँ कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये न्यूक्लियस बनाया और न्यूक्लियस के गिर्द 2 शेल जैसे पहले बने हुए थे वैसे बना दिए। उसमें जैसे पहले इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए थे अभी भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखा दिए तुमने, क्योंकि उसमें तो चेंज करना नहीं है। प्रोटॉन 5 थे, वो भी 5 दिखा दोगे, 1 2 3 4 और 5। अब न्यूट्रॉन पहले वाले में 6 थे, अब तुम 6 की जगह 7 दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इज दैट क्लियर? आइसोटोप तैयार हो गया। एटॉमिक डायग्राम समझ में आई या नहीं आई बच्चों? डायग्राम समझ में आई? उसने क्या कहा था, अयान हम्बल, मनाइम दालिया, कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अनदर आइसोटोप ऑफ एलिमेंट एक्स। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मस्ट बी चेंज। तो इस वाले के अंदर 6 थे, हमने इसके अंदर 7 बना के दिखा दिया। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? Yes, Yes, sir. Yes. एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? शाइना, मनाइम, हलीमा, साद फुरकान, बेटा बात समझ में आ गई? मायरा वागले को आई समझ में बात? Yes, sir. फरिया पराचा, फरीहा पराचा, जी सर, समझ आ गई। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन निपट रहे भाई। पेपर 2 जिनको आता है ना 45 मिनट्स में कर लेते हैं पूरा पेपर। 45 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है पेपर 2 पूरा करने में। ईयरली हम करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। 45 मिनट मैक्सिमम 50 मिनट के अंदर पेपर पूरा हो जाएगा। एग्जाम में 1.25 घंटे का पेपर होता है, आखिर में 20-25 मिनट बच जाते हैं। अगर पेपर आता हो, अगर कमांड हो, कॉन्सेप्ट धांसू क्लियर है यूं, क्योंकि ज्यादातर पेपर मैंने क्या कहा कि आपके पास ऐसा ही होता है जिसमें आपको एक एक स्टेटमेंट लिखनी है, 2-2 लाइनें लिखनी है, एक एक वर्ड लिखना है और धड़ाधड़ मार्क्स मिल रहे होते हैं। 12 चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। जी 1 hour 15 minutes।
चूज फ्रॉम दी फॉलोइंग पार्टिकल्स टू आंसर दी क्वेश्चंस बिलो। अब ये पार्टिकल्स दिए हुए, अब उसके बारे में एक एक नंबर का सवाल है, आए देखते हैं। और ये सवाल पेपर 2 में यूजुअली पहला सवाल जो होता है ना पेपर 2 का, वो यही वाले पैटर्न पर होता है कि एक लिस्ट दी हुई होती है। हर पेपर 2 का आमतौर से जो पहला सवाल होता है, आप देखेंगे किसी भी साल का खोल ले तो आपको पहला सवाल ऐसा ही नजर आएगा जिसमें एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट से रिलेटेड सवाल पूछोगे, तो ये तो और आसान हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर पहला उसने पूछा है कौन सा पार्टिकल है विच हैज ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन। 8 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? ऑक्सीजन। तो अगर आप देखें ऊपर से तो इसमें क्या 8 इलेक्ट्रॉन है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आइन है तो 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें अगर आप देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? Yes, sir. Yes. भाई नहीं समझ में आया तो पूछना। तो ये कौन सा पार्टिकल है? ऑक्सीजन 8 और 17। इज दैट क्लियर? अब आप कहें सर नीचे वाला ऑक्सीजन हो सकता था क्या? ये वाला ऑक्सीजन हो सकता था? बोलो। ये No. नहीं हो No. सकता था। क्यों? क्योंकि इसमें 2 माइनस लगा हुआ है, 10 electron. इलेक्ट्रॉन होंगे। यस और नो? जी। चलो दूसरा देखते हैं। डैश इज अट्रैक्टेड टू कैथोड। अभी इलेक्ट्रोलिसिस का भी पार्ट आ गया, इसके पूरे सिलेबस का पेपर है। तो कैथोड पे आप जानते हैं कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव आइन जाता है, तो कौन जाएगा कैथोड पर? ये भी जा सकता है, मैग्नीशियम। ये भी जा सकता है, जो भी पॉजिटिव आइन है वो जा सकता है। कोई भी लिख दें, कोई भी एक लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम, लिख देता हूँ Mg1224+2। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो पॉजिटिव वाला जाता है। अच्छा उसके बाद कहता है डैश हैज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। इन आउटर शेल, भाई इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या आउटर शेल में है? नहीं। इसके अंदर 6 हैं। जब 6 की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 2,4। तो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। बोलो। जी सर। Yes. अक्सर बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे? अक्सर बच्चे क्या करेंगे? बेरिलियम लिख देंगे, क्योंकि बेरिलियम में उनको क्या लिखा होना आ रहा है? 4। लेकिन बेटा ये 4 टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है आउटर शेल में 4 किसके हैं? तो कौन है बेटा? कार्बन। इज दैट क्लियर? यस सर। इसी तरह डैश हैज ओनली 8 न्यूट्रॉन्स। 8 न्यूट्रॉन किसमें? माइनस करके बताओ। पहले वाले में देखो 8 - 4 4, 14 - 6, 14 - 6 कितना हो गया? 8 हो गया। बोलो भाई। नहीं। Yes. तो कार्बन Yes. दोबारा रिपीट जी कर दे। सर। डैश हैज ओनली 10 प्रोटॉन। 10 प्रोटॉन किसमें है? जल्दी से। Neon. ऑक्सीजन 16 ठीक है। डैश हैज 4 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल। 4 शेल किसमें है? 4 शेल किसमें है जी? कैल्शियम को देखें, 20 इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है? 2 8 8 2, 4 शेल हो जाएंगे। Yes. पोटेशियम अगर एटम होता तो 4 शेल होते, लेकिन इसमें आइन है। आइन का मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 288 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यस और नो? अगर ये पोटेशियम एटम होता, 19 इलेक्ट्रॉन होते, तो फिर 281 होता, इसमें भी 4 शेल हो जाते। यस और नो? Yes, sir. तो बेटा 6 नंबर मिल गए आपको। 4 ऑक्यूपाइड शेल्स किसमें है भाई? कैल्शियम 20 40। सर लास्ट शेल में फुल ऑक्यूपाइड तो नहीं है? नहीं बेटा क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ नहीं। हैज 4 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स, ये लिख रहा है कि कौन सा एटम इसमें 4 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स है। कौन सा ऐसा एटम है जिसमें 4 शेल्स में इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुए हैं? फुल कवर्ड तो नहीं लिखा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे चल रहे हैं। अब भाई अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये देखो डायमंड और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर और लगभग एक जैसा लग रहा है। बोलो। Yes. अब पहला क्या सवाल है? डिस्क्राइब वन सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड सिलिकॉन। एक सिमिलैरिटी बता दें जी। Tetrahedral. दोनों क्या है? बोलो। Tetrahedral. एलोट्रोप। अबे दोनों एलोट्रोप कार्बन के थोड़ी हैं, क्या हो गया? दोनों टेट्राहेड्रल बता सकते हो, दोनों जाइंट स्ट्रक्चर है ये बता सकते हो। यस और नो? दोनों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा ये बता सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes. मैंने ये एक ही जगह केवल 3 बता दी। structure बोला है ना? वन सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर। हाँ तो टेट्राहेड्रल जाइंट स्ट्रक्चर का पॉइंट ज्यादा वैलिड है, वरना सिमिलैरिटी में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। एक्सप्लेन व्हाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ भाई मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? Because it's a giant एज structure. इट्स अ जाइंट स्ट्रक्चर। एक ही आंसर लिखोगे हमेशा। Therefore it contains, as it's a giant structure, which means
इट कंटेन्स, यहाँ पर ना कंप्रेस करने में जगह बड़ी कम कर दी हमने, इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, विच मीन इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विच रिक्वायर, यूजुअली जब एग्जाम में 2 नंबर का सवाल आता है 3 लाइनें मिलती हैं, विच रिक्वायर हाई एनर्जी टू ब्रेक। यही जवाब लिखोगे अगर डायमंड में आ जाएगा, यही जवाब लिखोगे अगर ग्रेफाइट के लिए आ जाएगा कि भाई ये जाइंट स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे बॉन्ड हैं जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। हुरिया, नबीहा, आयशा, मोहम्मद बिन खालिद, क्या ये बात समझ में आ गई? रुमैसा, रिदा मुगल, तिरत, मनाइम दालिया, इंशरा शादमान। जी सर, चलो समझ आ गया। नया पार्ट आ रहा है एक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड रिएक्ट ब्ला 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 react with hot concentrated sodium hydroxide to form sodium silicate. Sodium silicate. Deduce the formula of the silicate ion. हाँ भाई, सिलिकेट आयन का फॉर्मूला कैसे बताओगे? ये रहा सोडियम, ये रहा सिलिकेट, तो क्या हो जाएगा? SiO3। और वैलेंसी कितनी होगी इसकी? अभी वैलेंसी का बताया था, ये देखो वैलेंसी दूसरे पे लिखी होती, कितनी वैलेंसी है? SiO3 की वैलेंसी किस पे लिखी होगी? सोडियम पे ना, तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 2। तो आपको अगर आयन का फॉर्मूला बनाना है, क्या बन जाएगा? SiO3-2। SiO3 सिलिकेट आयन का फॉर्मूला बनाना था, सोडियम सिलिकेट आयन का, तो सिलिकेट क्या था? SiO3 था, और इस पर चार्ज कितना आएगा ये आपने वैलेंसी से देख लिया, वैलेंसी 2 थी, और नेगेटिव आयन है ये, क्योंकि आपको मालूम है कंपाउंड का पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। तो SiO3-2 वुड बी द करेक्ट फॉर्मूला। SiO3-2 मास ख्वाजा, बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। फिर कहता है एक्सप्लेन व्हाई डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ भाई, No free electron. सर No नो free फ्री इलेक्ट्रॉन। electrons. इट डज नॉट। भाई बोलो, बहुत मुश्किल है, बोलो नहीं सर ये तो पढ़ाते ही नहीं आप, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। इट डज नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे चलो, ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस? हाँ भाई, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखनी है, क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन? With electricity. हाँ जी, लंबी चौड़ी लिखनी है। प्रोसेस इन विच Breakdown of compound using electricity. इलेक्ट्रिकल Decomposition. energy is converted Into chemical energy. using chemical energy। आगे चलो, फिर वो तो एल्यूमिनियम का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं होता? जी बेटा, वो तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है ना बेटा। Okay. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? बैटरी से करंट आता है और फिर वो केमिकल चेंज लेकर आता है। अच्छा, उसके बाद एल्यूमिनियम का सवाल आ गया, ये एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी पूरा वो चला जाएगा हमारा। एन आइसोटोप ऑफ सिलिकॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। आइसोटोप ऑफ सिलिकॉन है भाई, सिलिकॉन का 14 प्रोटॉन है, 15 न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं भाई इसमें? 14। 14। नंबर ऑफ 14. न्यूट्रॉन कितने हैं? 15। इज दैट क्लियर? Yes. Silicon has the relative atomic mass of 28. Define the term relative atomic mass. What is relative atomic mass? The mass, 1/12 of यहाँ लिख carbon. देता हूँ, the mass of a substance compared to 1/12 part of a carbon atom is called relative atomic mass। ठीक है जी, ये डेफिनेशन आइंदा के लिए याद रखें। आर वी ऑल गुड टू गो? भाई बात समझ में आ गई सबको? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब आ जाते हैं मेरे बच्चे। 2 मिनट ऊपर करें ना कॉपी से। The mass of a substance compared to 1/12 part of carbon atom is called relative atomic mass। बुक में नोट्स में लिखी हुई है बेटा डेफिनेशन। हाँ सही है। तो आप क्या देख रहे हो कि आपको नजर आ रहा है कि इन चैप्टर से फुल मार्क, देखो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें फुल मार्क नहीं मिल सकते। इसलिए केमिस्ट्री में जो मैं शुरू में कहता था, अगर ए स्टार लाना साइंस के किसी सब्जेक्ट में सबसे हलवा है वो केमिस्ट्री ही है, क्योंकि आप अगर कोई भी डिसेंट बच्चा है ना तो वो आसानी से केमिस्ट्री के अंदर बेहतरीन स्कोर कर लेता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप कोई भी एड खोल लेंगे आपको लगेगा एक ही ऐसी बातें आ रही हैं, अगर आपने सिलेबस को एक बार ग्रिप कर लिया है तो। चलो, द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज शोन बिलो। Sodium chloride is an ionic solid. Draw the electronic structure of both sodium and chloride ion. भाई बना के दिखाया था हमने सोडियम क्लोराइड आयन का स्ट्रक्चर या नहीं? Yes. कैसे Yes. बनाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन कर लो। सोडियम, अगर कंफ्यूजन है तो सोडियम आयन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? प्लस चार्ज होता है तो ये हो जाता है 28, और क्लोराइड आयन होता है माइनस चार्ज तो ये हो जाता है 288। अब इसका मतलब है सोडियम में सोडियम का न्यूक्लियस बनेगा सबसे पहले, उसके बाद कितने शेल बनेंगे? एक शेल और दो शेल और ब्रैकेट आएगा, यस और नो?
Yes, sir. प्लस का चार्ज लगेगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। की लिखना नहीं भूलना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, कल करके दिखाया था वही आ गया। देखो इतना फारेग है एग्जामिनर कि जो एग्जाम्पल बुक में बस वही पूछ लेता है, वो भी बच्चों से हमारे नहीं होते क्योंकि बच्चे उससे भी बड़े कर रहे हैं। क्लोराइड कैसे करेंगे भाई? क्लोराइड में क्लोराइड का न्यूक्लियस बना। हाँ भाई रिदा मुगल, क्लोराइड का न्यूक्लियस बना। और कितने शेल बनाएंगे भाई? बोलो 1 2 और 3। ब्रैकेट आएगा, माइनस का चार्ज लगेगा। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। 2 दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 डॉट से बनाएंगे जो किससे आया होगा? सोडियम से। यस और नो? Yes. अगला सवाल, एक्सप्लेन व्हाई सोडियम क्लोराइड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ भाई, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? एज दे आर Ionic lattice. इलेक्ट्रोस्टैटिक। tightly packed by strong, भाई आंसर लिखवाया था ना इसका पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक Electrostatic force. force of attraction in a, याद करते जाओ, giant ionic lattice, therefore require large amount of energy to be melt. ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड, सजेस्ट। भाई स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड पे सवाल आ गया, कल बताया था। देखो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या है? NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। MgO में क्या होता है? Mg+2 N और O -2। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बोलो। MgO। MgO का। MgO का। कल बताया था कि बेटा दिस मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बनाइम। कल याद करो, अगर वो पीछे शीट में अगर आपके पास PDF में जाके देखिएगा जहां आयोनिक की प्रॉपर्टीज खत्म की थी, स्ट्रक्चर्स, वहां पर मृदा ये डिस्कस किया था हमने कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड चार्ज पे डिपेंड करती है। चार्ज जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बोलो। जी सर। Yes, ठीक है sir. जी। अब यहाँ पर इसने बता दिया है व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हायर। अगर वो पूछता तब भी हम बताते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का हायर है, लेकिन यहाँ उसने पूछा है कि हायर क्यों है, तो हम कहेंगे एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction in magnesium oxide is due to +2 and -2 ion, which is stronger than electrostatic attraction in NaCl, which is due to, बोलो भाई, +1 and -1 आएंगे। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई, भाई ये देखो क्या आ रहा है यार, ये क्या आ रहा है? एक्सप्लेन वाई सॉलिड सोडियम क्लोराइड विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन विल। क्या रीजन है भाई? एज Ions are packed दी ऑपोजिटली, क्या है रटा भाई? आंसर है ना, एज दी ऑपोजिटली चार्ज आइंस। बोलो, आइंस आर in place. पैक्ड इन सॉलिड स्टेट, बल्कि इतना लंबा नहीं करते इसको, as in solid state ions are not free to carry current when molten। ये लिख सकते हैं नो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लिखोगे तो फिर तो 100% गलत हो जाएगा भाई। इलेक्ट्रोलाइट लिख रहे हो, उसमें तो इलेक्ट्रॉन का रोल थोड़ी होता है, किसका रोल होता है? सही है, सही है। And molten ions are free to conduct current। बेटा बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. चलो, मास जवाब नहीं आ रहा बेटा। मास तुम बिल्कुल लग रहा है सो रहे हो, नशे वशे में तो नहीं हो, कोई हेरोइन का इंजेक्शन तो नहीं ले लिया आज? Please, sir. Now I'm here. हाँ तो भाई थोड़ा पार्टिसिपेट करो। बाकी लड़कों की आवाज आ रही, तुम्हारी कोई आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा भाई ये देखो दी, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर शोन। ओके, एक डायमंड एक ग्रेफाइट, ये दोनों आपने पढ़ा है। देखो ये गैप नजर आ रहा है ग्रेफाइट में। अब गैप दिखाया ना इसने, लाजमी वो स्लिपरी टच वाला सवाल भी पूछा होगा उसने। ये एग्जामिनर की फितरत हम समझते हैं।
ठीक है ना, ये डायमंड है, ग्रेफाइट और एक नया कंपाउंड है सिलिकॉन कार्बाइड। आइए देखते हैं, सजेस्ट दी फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। भाई फॉर्मूला कैसे बताना है, सिलिकॉन कौन से ग्रुप का है, कार्बन कौन से ग्रुप का है, सिलिकॉन ग्रुप 4 का, इसकी वैलेंसी 4, कार्बन ग्रुप 4 का, इसकी वैलेंसी भी 4, 4 4 से कैंसिल हो गया, क्या बन गया बोलो, SiC। अभी फॉर्मूला बनाना बताया था, सिलिकॉन ग्रुप 4 का एलिमेंट है, कार्बन भी ग्रुप 4 का एलिमेंट है, दोनों की वैलेंसी 4 4 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, अरे बोलते ही नहीं हो, क्या फॉर्मूला बनेगा, SiC आगे क्या पूछा है, explain why graphite conduct electricity but silicon carbide does not। हाँ भाई, ग्रेफाइट का रीजन बता दोगे, Graphite has 3 electrons. 3 ग्रेफाइट electrons contains free electrons delocalized फ्री इलेक्ट्रॉन पर, एक ही बात है, फ्री लिखो या डी लिखो, एक ही बात है, पर कार्बन, while silicon carbide does not। आगे चल, सिलिकॉन कार्बाइड हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक्सप्लेन व्हाई। हाँ भाई क्यों है हाई मेल्टिंग पॉइंट, एज क्या आंसर बताया था, बोलो रटा रटा Giant आंसर, एज इट्स अ structure. Third giant Hey. structure. giant structure therefore contain what, सिर्फ ये लिखोगे Large giant structure amount- therefore contain large number of Intermolecular force. covalent bonds, large number of Covalent bond. covalent bonds which require, बोलो Large energy. high melting point Takes more हाई energy to एनर्जी। break अब them. जो राफे बोलना पड़ेगा, हाई एनर्जी टू ब्रेक, यही रटा Break. रटाया जवाब है। आगे चलते हैं, सजेस्ट व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, आहा आहा, सजेस्ट, ये आया नया सवाल, सजेस्ट व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज हायर देन दैट ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, ये आया सवाल, अच्छा सवाल है, कुछ नया सीखोगे। Because diamond is Tetrahedral pure. नहीं बेटा देखो, दोनों जाइंट स्ट्रक्चर है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लेकिन एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये Tetrahedral मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि ऑफ diamond डायमंड क्यों pure है ज्यादा ना। हाई है कंपेयर टू सिलिकॉन कार्बाइड। बेटा अब देखो, दोनों जाइंट है, दोनों में बॉन्ड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिविजुअल बॉन्ड की अगर हम बात करें, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इन डायमंड इज स्ट्रॉन्गर। जब इंडिविजुअल हैसियत में आ जाएगी ना, तब यहां पर इंडिविजुअल बॉन्ड पे आ जाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन डायमंड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड इन सिलिकॉन कार्बाइड। सिंपल रीजन है कि भाई डायमंड दोनों ही जाइंट है, दोनों में बहुत ज्यादा बॉन्ड है, फिर इंडिविजुअली डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, कि डायमंड के अंदर जो इंडिविजुअल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, वो ज्यादा मजबूत है, इसीलिए अगर डायमंड में 100 बॉन्ड हो और सिलिकॉन कार्बाइड में भी 100 बॉन्ड हो, तो डायमंड के 100 बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा जी, कोई मोल शोल का सवाल आगे लग रहा है। When 1.20 gram of sample of graphite is completely burnt in oxygen, 4.40 gram of carbon dioxide are produced. What mass of carbon dioxide is made when 1.20 gram sample of diamond is completely burnt in oxygen? हाँ भाई, ये तो आसान है यार, ये तो आसान है, ये दलाइल देखने में मोल 4.4 का सवाल लग रहा है, मैं फिर पढ़ता हूँ शायद समझ में आ जाए। देखो कहते हैं when 1.20 gram of graphite is completely burnt, 4.40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। जब एक 1.20 ग्राम जो है वो आपने ग्रेफाइट को जलाया है, तो कितना 4.40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना। अब कह रहा है अगर 1.20 ग्राम ऑफ डायमंड को जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कितना बनेगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है डिफरेंट होती है, Same 4.4. तो कितना बनेगा भाई बगैर किसी सोल्यूशन के, कितना बनेगा 4.4 बोलो 4. भाई दोनों सेम कार्बन है ना, 4.40 दोनों का जब सैंपल सेम लेंगे तो सेम ही अमाउंट बनेगी, हाँ या ना बोलो, बोली नहीं रहे, अबे मर गए हो क्या, हेलो। आवाज नहीं आ रही। चलो आगे चलते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कैसे सवाल आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देख लो जल्दी से, ये स्ट्रक्चर कैसा है, जाइंट कहलाएगा क्या, क्या ये कहलाएगा सिंपल कोवेलेंट, यस और नो? No. ये भी क्या होगा सिंपल Yes. कोवेलेंट। ये क्या है NaBr पॉजिटिव नेगेटिव आयन, ये क्या है आयोनिक Ionic. लैटिस, ये क्या है सिंपल कोवेलेंट। यहाँ देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये आयोनिक लैटिस, Ionic lattice. और ये फिर से क्या है ये सिंपल कोवेलेंट। इज दैट क्लियर? Use the letter A to F. Answer the following. Which one of these compound is most likely to contribute to acid rain? अभी हमने एयर एटमॉस्फेयर नहीं पढ़ा, एसिड रेन में कौन कंट्रीब्यूट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। Which one of these compound is amphoteric oxide? ये तो बता सकते हो, एम्फोटेरिक कौन सी है, ऑक्साइड का टॉपिक पढ़ा चुके हैं भाई, अली जिया और काशिफ, अली जिया और फरहान याद है, अली जिया और फरहान, ऑक्साइड का टॉपिक याद करो, जिंक ऑक्साइड होगा, ई जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बी हो जाएगा, यस और नो?
बी नहीं है, कौन सा ई है? ई विच, अब देखो पढ़ाया हुआ है उसी एग्जांपल में से आया है। विच टू ऑफ दीज कंपाउंड हैव जॉइंट स्ट्रक्चर? जॉइंट स्ट्रक्चर किसके हैं भाई? E and C. सी का भी ENC. जॉइंट है और ई का भी जॉइंट है, यस और नो? जी। Yes. Yes. Which one of these compound when molten releases reddish brown gas? जब मेल्ट होगा तो रेडिश Bromine. ब्राउन गैस रिलीज करेगा। अक्सर बच्चे एफ पे चले जाएंगे, C क्या है, एफ C आंसर है। होगा? C. इलेक्ट्रोलिसिस की होती है, आयोनिक कंपाउंड की होती है ना बेटा, और आयोनिक कंपाउंड में आप देखें ब्रोमीन है, ब्रोमीन जब रिलीज करेगा तो गैस आ जाएगी, तो कौन सा कंपाउंड होगा ये? सी। मैंने भी व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड एफ? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड एफ कैसे बनाना है? पहले मॉलिक्यूलर, मैंने क्या बताया था, एम्पिरिकल के पहले मॉलिक्यूलर बनाना पड़ता है। C2 कितने कार्बन है? Br2 C2 A2Br2S4। Br2 है। अब कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा? CH2Br, यस और नो? CH2Br, yes. Carbon monoxide is a poisonous atmospheric pollutant. State how this gas gets into air. ये air and atmosphere का टॉपिक है, कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ है। कैसे आती है? Incomplete combustion of fuel in car exhaust. अभी दोबारा भी रिवीजन में आएगा तो फिर पढ़ लेना। आ गई बात समझ में या नहीं आ गई भाई? बोलो। जी सर, समझ आ गया। These are few questions जो बेटा आपके साथ हमने मिलकर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये वर्कशीट आपको थोड़ी देर में ग्रुप पे भी डाल दूंगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप खुद से करिएगा। उम्मीद है कि आपको जो कुछ पढ़ाया है उसी को आपने देखा कि कैसे एग्जामिनर पूछता है, और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। कल के सेशन में एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही गो में खत्म कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी अली फरहान बोले। वो कल की क्लास की रिकॉर्डिंग दे देंगे? नहीं भाई, जो बच्चे मिस, अब जो क्लास मिस होगी ना उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को भी। ये कल मैंने आपको ग्रुप पे बता दिया ना। करेंगे, कल की दे दीजिए। नहीं ऐसे क्या, सारी जो है ना सॉफ्टनेस मुझसे ही रिक्वायर्ड है सर। बेगैरती नहीं बनाओ। रमजान है सर। रमजान है तो सारा भाई, ये अजीब बात है ना ये। अभी छोड़ो, भी ताक रात है, मैं कुछ गलत ना कह दूं। दुआ करो बस, अल्लाह दिल में डालेगा फिर भेज दूंगा। ठीक है बेटा। शामीर समझ में आया? आयशा, साद, फुरकान, मनाइल, दारिया क्लियर है? पांच क्वेश्चन समझ में आए? सारा, सुल्तान, रुमैसा, मुबशिर, मुनीजा? यस सर। चले।